हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला कौन सा लॉ है। 5 लॉज हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहा जाता है। तो इस लॉ को सबसे पहले चलिए देख लेते हैं। अब लॉ पढ़ रहे हैं तो हम ये भी देख लें कि इस लॉ को कब और किसने दिया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन in the year 1774 1774 और ये दिया गया था लेविशर ने। एंटनी लेविशर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए आते हैं स्टेटमेंट पर कि स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि उसी स्टेटमेंट पे बेस्ड हम अपना डिस्कशन करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। सबसे सिंपल, सबसे आसान सा लॉ है इस दुनिया का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये स्टेटमेंट कहता है कि in a chemical change the total mass of the reactant is equal to total mass of the product। या ये भी कह सकते हैं matter can neither be created nor destroyed। ये दो बातें हैं laws of conservation of mass की। तो अब हम इन दो स्टेटमेंट पे डिस्कशन करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, कैसे हो जाती है ये सारी चीज, वाकई में ये ट्रुथ है कि नहीं है। तो इस पे हमको डिस्कशन करना है। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, पहले एग्जाम्पल से हम ये समझ रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, किसी भी रिएक्शन के होते समय आपको पता है दो एसेंशियल चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है आपका वो रिएक्टेंट है और जो राइट हैंड साइड में है वो आपका प्रोडक्ट। तो मान लीजिए एक रिएक्शन है, सबसे सिंपल अल्फाबेट अपन लोग उठा लेते हैं, A+B, इसको हमने रिएक्टेंट मान लिया और ये जब रिएक्ट हुए तो इन्होंने क्या दे दिया, C+D। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो भी मास, जो आपका रिएक्टेंट का मास होगा, जितना अमाउंट आपके रिएक्टेंट में होगा उतने वो रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट में आपको उतना ही मिलेगा। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास होगा वही मास आपका प्रोडक्ट का भी होगा, दोनों मास एक दूसरे के इक्वल होंगे। अभी हम स्टेटमेंट के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं रिएक्शन। सो A+B गिव्स C+D। इसका मतलब है मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इज गिव्स मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D। अब एग्जाम्पल देखिए, A और B को हम ना लेते, एक जेन्युइन से एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए तो हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर के फॉर्मेशन का। और भी एग्जाम्पल है, कोई जरूरी नहीं इसे वाटर के फॉर्मेशन का है। तो मैंने एक एग्जाम्पल ली हूँ कि H2 मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ इन द गैसियस स्टेट, और ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है, H2O बना रहा है। इसको हमने बैलेंस कर दिए। तो 2 molecules of H2 reacts with O2 gas to give 2 molecules of water, 2H2O, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब चलिए अब मास देख लेते हैं, क्या ये जो लिखा है वो वाकई में सही है कि नहीं। क्या मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट आता है अगर कोई भी रिएक्शन दिया हुआ हो तो हमारे पास ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें भी देख लेते हैं। देखिए कितने हाइड्रोजन दिए हैं, 2, और कितने हैं हाइड्रोजन के एटम, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 into 2 कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए बढ़िया है। अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पहले भी मैंने बताया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो मास हो जाएगा 16। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 16 into 2, कितना आ जाएगा, 32। ठीक, अब देखिए ये तो आ गया किसका, अपना रिएक्टेंट वाले साइड का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का आया 4 और ऑक्सीजन का आया 32। इन दोनों को अगर आप प्लस कर दो तो 4 + 32 जो है वो 36 आ जाता है। अगर हम प्रोडक्ट के साइड में देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितने हैं यहाँ पे भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, हाइड्रोजन के, और 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, ऑक्सीजन के, तो ये भी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके रिएक्टेंट का मास था और प्रोडक्ट के मास था दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो भैया इस रिएक्शन से तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जो लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, ये मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट और बोले हैं कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो मतलब कि उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और हम इस रिएक्शन को अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल सही बात है। हम देख सक रहे हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या है, उस न्यूमेरिकल को कर लेंगे तो थोड़ा 1-2 न्यूमेरिकल को करने से हमको और क्लियर हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं कंजर्वेशन के बारे में वो सही है कि नहीं। तो चलिए फटाफट एक न्यूमेरिकल देखते हैं। When 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3 को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कभी भी आप नाम लिखते जाओ तो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, आपको क्या है ना याद होता जाएगा। तो ये NaCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सो व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट is added
to a solution of CH3COH, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, weighing 10.0 gram, it is observed that 2.2 gram of carbon dioxide is released in the atmosphere. The residue left behind is found to weigh 12.0 gram. So these observations are in agreement with the law of conservation of mass. पढ़ दिया मैंने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को आप समझो। देखो, कभी भी न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सोल्यूशन की जो हेडिंग साइड में लिख लेते हो ना, आप सोल्यूशन करने जा रहे हो, बने ना बने तो आप लिखते हो सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जब लिखते हैं तो सबसे पहले आप गिवन कंडीशन लिख लिया करो। जब आप गिवन लिख लेते हैं तो आपको आधी चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है कि मुझे क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्या दिया है, तो आप उसी के बेसिस पर चलना शुरू हो जाते। तो चलिए हम एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 4.2 ग्राम जो है क्या लिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को किसमें मिला दिए हमने, एसिटिक एसिड में मिला दिए, जिसका वेट कितना है, 10.0 ग्राम है। यहाँ तक समझ में आया, 10.0 ग्राम इज ऑब्जर्व। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दैट 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को 10 ग्राम एसिटिक एसिड में मिलाए तो जो प्रोडक्ट मिल रहा था उसमें ये बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में। कितना ग्राम दे रहा है, 2.2 दे रहे हैं। अब जो रेसिड्यू बचा है, इसमें क्वेश्चन में आपको बताया नहीं कि रेसिड्यू क्या बचा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एक प्रोडक्ट। अब जो बचा हुआ रेसिड्यू है उसका वेट दे दिया है कि 12 ग्राम है। अब वो आपको निकालना है कि जो रेसिड्यू है वो क्या है, वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। मुझे क्वेश्चन को देखते हुए ये सिंपल से समझ में आ रहा है कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, NaHCO3, नाम फॉर्मूला दोनों लिखते चलिए। कितना दिया है, 4.2 ग्राम। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, एसिटिक एसिड दिया है CH3COH, का वेट कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है। अब एक और नेक्स्ट में आइए, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया है आपको, सब थाली में परोस दिए आपको। सिंपल, ये सिंपल चीजें हैं जो आपको सामने दिख रही हैं, तो जो दिख रही है उसको क्लियरली लिख लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी कितना दे दिया, 2.2 ग्राम है। अब यहाँ पे एक चीज लिखा है लास्ट में कि जो रेसिड्यू है, तो आप क्या लिख लो, रेसिड्यू इज इक्वल्स टू 12.0 ग्राम। अभी आपको नहीं पता है रेसिड्यू क्या है, तो ये सारी गिवन कंडीशन मैंने लिख के रेडी कर ली। अब मैं देखते हैं कि एक्चुअली में जो रेसिड्यू है वो क्या है, कैसे पता चलेगा। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको भी पता है कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो चाहे आप न्यूमेरिकल करो चाहे आप आंसर लिखो, केमिकल रिएक्शन के बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट होता है। आप इस चीज को मान लो। तो हमेशा आपको क्या है, केमिकल रिएक्शन लिखना ही चाहिए, एक अच्छी हैबिट है। तो चलिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। जो बोला है उसने न्यूमेरिकल में, हम वैसे वैसे ही केमिकल रिएक्शन को लिखते जाते हैं। अब इसमें ये बोला है कि NaHCO3 जो है, लिख दो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस CH3COH ऐड किए है ना, तो इसको लिख दिए। ये आपका कौन सा साइड हो गया, रिएक्टेंट साइड हो गया। चलिए एरो देते हैं। अब एक प्रोडक्ट तो लिख लो, क्योंकि पता है क्वेश्चन वालों ने दे दिए, तो लिख देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट बन गया। एरो का साइन बना दो ऊपर की तरफ, ये दिखाने के लिए कि गैस जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ऐसा ये जो साइन है वो ये शो करता है। इसका वेट इसके नीचे लिख लीजिए, कितना है, 2.2 ग्राम है। चलिए अब हमको हमारा रेसिड्यू नहीं पता है, लेकिन उसका वेट पता है 12 ग्राम है। कैसे पता करें, रिएक्शन करते समय, अभी स्टार्टिंग है आपकी केमिस्ट्री पढ़ने की, तो मैं आपको जस्ट सिंपल बोलूंगी, फिर और आप समझ लोगे कि जब आप कभी भी रिएक्शन करें तो क्या करें, हर एक एटम के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर उसका साइन लगा लो कि कौन से किस फॉर्म में है। सोडियम के ऊपर प्लस होता है, कार्बोनेट के ऊपर माइनस होता है। अब यहाँ पे जैसे CH3COOH है, तो यहाँ पे CH3COO के ऊपर माइनस साइन होता है, H के ऊपर प्लस साइन होता है। तो जब आप इस तरीके से बना लेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, साइंस में एक चीज हमेशा आप सुनते होंगे कि नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट। तो प्रोडक्ट में आप कभी भी ध्यान देना, जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें दोनों जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, AB जो बनता है वो हमेशा क्या रहता है, दोनों का साइन अलग अलग रहता है। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट, सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर वही जो अगर हम देखें कि ऑपोजिट चार्जेस है, प्लस और माइनस है, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करके क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। चलिए तो हम देख पा रहे हैं कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। मान लो हम इस कार्बोनेट का CO2 हटा दें, तो यहाँ पे कितना बचा, एक ऑक्सीजन बचा है। अब आपके पास देखिए क्या क्या बचा है। मेरे पास बचा है CH3COO, Na बचा है और 2 हाइड्रोजन बचे हैं। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो चलो एक और अपन प्रोडक्ट निकाल देते हैं। क्या निकल गया, वाटर, H2O निकल गया। ठीक है, H2O में भी आप देख पा रहे हो जो मैंने आपको बोली हूँ
कि एक जो है वो क्या है प्लस में है और दूसरा क्या है माइनस में है। अब देखिए अब बचा क्या आपके पास बचा है CH3COO माइनस और क्या बचा है Na प्लस। Na के ऊपर प्लस साइन होता है, तो ये जो है दोनों क्या हो जाएंगे आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेंगे CH3COONA। तो जो रेसिड्यू था हमारा, जो ये बोल रहे थे कि 12.0 ग्राम रेसिड्यू है, वो क्या है आपने कुछ सेल ऊपर गिवन में लिख के रखे थे। रेसिड्यू क्या है आपका CH3COONA। इसका नाम क्या होता है सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। ये रेसिड्यू हमको मिला जिसका वेट था 12.0 ग्राम। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सबके नीचे सबका वेट लिख लो कि 4.2 ग्राम क्या दिया है सोडियम कार्बोनेट दिया है, 10.0 ग्राम क्या दिया एसिटिक एसिड दिया, लिख लिया हमने। इन दोनों का अगर हम सम करें मतलब 4.2 प्लस 10.0 कर लीजिए, सम एडिशन आता ही है आप लोग को, तो ये कितना आएगा 14.2 ग्राम आ जाएगा। उसी तरीके से आप प्रोडक्ट का एडिशन करो 12.0 ग्राम प्लस 2.2 कितना आ रहा है 14.2 ग्राम आ रहा है। कोई गलत तो नहीं है, सही है बिल्कुल। आप देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट का जो मास था वो किसके मास के इक्वल है, प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, तो दोनों का मास क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ इस न्यूमेरिकल को देखते हुए हम ये समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आई विल गिव यू वन मोर न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए फटाक से। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate. Is the law of conservation of mass true? ये सारी चीजें आपको दी हैं और ये पूछ रहा है क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है या नहीं है। क्या बताया मैंने आपको पहले, क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन कंडीशन। चलिए पहले गिवन कंडीशन लिखते हैं, फिर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस न्यूमेरिकल के ऊपर। गिवन क्या क्या है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सिंबल Ag, नाइट्रेट के लिए होता है NO3, ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा AgNO3। तो क्या यहाँ पे दिया है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, नहीं दिया है, पहले ही पूछ ले रहा है क्या होगा मास सिल्वर नाइट्रेट का, तो हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लो, अभी हमको नहीं पता। दूसरा क्या दिया है 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, NaCl का मास दिया है 5.85 ग्राम, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया है 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड फॉर्मूला AgCl, इसका मास दिया है 14.35 ग्राम, ये भी हमने गिवन में लिख लिया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट दे दिया भैया, तो सोडियम नाइट्रेट अभी बताई हूँ, नाइट्रेट के लिए NO3 लिखते हैं, ठीक है, सोडियम है और सोडियम के लिए क्या लिखते हैं Na लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया NaNO3। आप कैसे करके पढ़ा करो, पता कंफ्यूज हो जाओगे, तो लिख लिया करो नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइल, सबका सामने सामने लिख लो तो आपको क्या है याद रहेगा। नाइट्रेट के लिए NO3 हो गया। चलिए तो सोडियम NaNO3 इसका कितना दिया है 8.5 ग्राम दिया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चार चीजें हैं जिनमें से एक का मास नहीं दिया है और बाकी तीन का मास आपको दिया हुआ है और एक का मास निकालना है। देखिए सोल्यूशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बहुत सारे मैथमेटिकल तरीके होते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ आपको उसी पे स्टिक हो जाना है, आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, पहले तो हमने गिवन लिख लिया, अब हमको क्या लिखना है रिएक्शन लिखना है। विदाउट रिएक्शन your answer is incomplete. I am telling you chemistry without reaction is totally incomplete. So my next step is to write the reaction. So I will be writing the reaction. अब क्या रिएक्शन लिखना है, जो जैसा दिया उसको उतारते जाओ। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट को जब आप रिएक्ट करवाएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, मतलब कि AgNO3 प्लस NaCl लिख दिया, ये रिएक्टेंट हो गया, गिव्स क्या देगा, इसमें नाम लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि Ag क्या क्या देगा आपका AgCl देगा और NaNO3 देगा। अगर मान लो नहीं दिया है तब भी आपको रिएक्शन लिखते आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताई हूँ क्या करना है आपको रिएक्शन बनाने के लिए, कि आपको समझ में नहीं आता कि प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किन एटम्स के ऊपर या किन एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है और किन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। ये बस थोड़े समय की बात है जो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो आप देखिए सिल्वर जो है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव साइन, AgNO3 लिखिए आपने, तो इस AgNO3 में Ag के ऊपर होता है प्लस, NO3 के ऊपर होता है माइनस। अब NaCl में भी क्या होता है, सोडियम के ऊपर होता है प्लस और Cl के ऊपर होता है माइनस। अब मैं कैसे समझूं कि मुझे क्या बनाना है, मैंने आपको क्या बताई, पॉजिटिव वाला किसके साथ जाके मिल जाता है, नेगेटिव के साथ,
तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Ag जो है वो प्लस वाला ढूंढेगा, कहाँ है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, Cl नेगेटिव है तो इसने क्या बना लिया, AgCl बना लिया। दूसरा प्रोडक्ट बचा सोडियम, वो भी ढूंढेगा दूसरे वाले को, क्योंकि नेगेटिव जो है एंड जो है ट्रैक करते हैं। अब ये जो आपका सोडियम है ये भी किसको ढूंढेगा, नेगेटिव वाले को ढूंढेगा, क्योंकि ये प्लस है। तो Na+ जो है वो जाके किसके साथ मिल जाएगा, NO3 के साथ मिल जाएगा और ये क्या बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट। हमेशा हर फॉर्मूले के नीचे नाम लिखो आप, उसका केमिकल नेम आप लिखते चलोगे तो याद होता जाएगा। ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड और ये आपका हो गया सोडियम नाइट्रेट। चलिए तो आप देखते हैं रिएक्टेंट में AgNO3 का मास तो हमको दिया नहीं है, चलिए हम X मान लेते हैं, जो आज तक आप मैथ्स में सॉल्व करते आए हो, सिंपल सा सोल्यूशन। और दूसरा वाला जो है इसका मास दिया है 5.85 ग्राम, लिख दिया उसके नीचे, तो ये क्या हो गया, X प्लस 5.85 ले सकते हैं अपन। अब प्रोडक्ट का देखिए, प्रोडक्ट में तो दिया ही हुआ है सीधे सीधा 14.35 ग्राम प्लस 8.5 ग्राम। कभी भी यूनिट आप साथ में लिखा करो, क्योंकि बहुत टाइम में क्या होता है कि मान लीजिए कि हम डिवीजन कर रहे हैं तो आखिरी में एंड में कौन सा यूनिट आना है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप साथ में यूनिट लिखते हुए चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी यूनिट कहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, क्या आखिरी में बच रहा है। तो हमने यूनिट जो है साथ में लिख लिया है। चलिए अब आप ये देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया कि प्रोडक्ट में दिया है 14.35 ग्राम प्लस 8.5, इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.85 ग्राम आ गया। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में था, जो रिएक्टेंट में लिखा था X प्लस 5.85, क्या करोगे, क्योंकि ये जो 5.85 था कौन से साइन के साथ था, प्लस के साथ था, जब वो राइट में जाएगा तो किस साइन में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो X इज इक्वल्स टू 22.85 ग्राम माइनस 5.85 ग्राम, कितना आंसर आ गया, 17.0 ग्राम आ गया। तो आपका जो AgNO3 है उसका मास कितना हो जाएगा, 17.0 ग्राम हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि 17.0 ग्राम तो AgNO3 का मास आ गया जो पूछ रहा था। अभी भी आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, ये तो मैंने जो 17.0 निकाला है ये तो सिल्वर नाइट्रेट का मास निकाला है, तो यहाँ पे कहाँ रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट हो गया। तो ये 17.0 ग्राम को X की जगह पे रख के देख लो कि सही में भैया मैं सही बोल रही हूँ या ऐसी हवा में बात कर रही हूँ। तो 17.0 ग्राम प्लस 5.85 इसको ऐड करिए, और इस साइड का तो आप ऐड कर ही चुके हैं प्रोडक्ट का 22.85, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा, 17.0 प्लस 5.85 को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 22.85 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिएक्टेंट जो है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब जो आपके लेक्चर हैं जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है वो करेक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का न्यूमेरिकल करने के बाद मेरा आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के बारे में सोचिए और आप मुझे इसका आंसर देंगे। बताइए कि स्टेटमेंट है अ बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती के जलने को कह रहे हैं पर, अ बर्निंग ऑफ कैंडल स्लोली डिक्रीजेस इट्स मास एंड फाइनली नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। सिमिलरली स्पिरिट, पेट्रोल और केरोसिन ऑन कंबशन completely disappears and no visible residue is left behind. दूसरा क्वेश्चन, a piece of charcoal on ignition continues to burn and leaves behind only ash as residue. The weight of this ash is found to be much less than that of the original piece of charcoal. तीसरा क्वेश्चन, a piece of camphor जिसे आप कपूर कहते हैं, on being left exposed to atmosphere, हम अगर उसको खुला छोड़ दें एटमॉस्फेयर में, diminishes in size and the loss of its weight is noticed. ये है 3 क्वेश्चन। अब ये तीनों चेंजेस को देखते हुए हम ये देख पा रहे हैं कि जो मास है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मास जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एंड ये सारे अबाउट चेंजेस हमको ये बता रहे हैं कि मास जो है वो क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन द अबाउ केसेस। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत है, और जो कि ऐसा नहीं है। हमने पढ़े हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट होता है, और हमने देखे हैं इसको प्रैक्टिकली, हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो कैसे, क्या आइडिया है इसके पीछे, आप इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है मुझे। सोचिए कि ये चीज़ें कैसे होंगी, ये कैसे ट्रू है, कैसे इनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है या नहीं है, अगर है तो कैसे है और अगर नहीं है तो कैसे है। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आपके आसपास होती हैं, पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एवरीवन,
टुडेज टॉपिक इज एवोगैड्रोस लॉ। ये हमारा लास्ट लॉ है। चलिए देखते हैं एवोगैड्रोस लॉ क्या है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इतना बड़ा स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि ये सारी कंडीशन ये तभी होगा जब जो आपकी फिजिकल कंडीशन है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। फिजिकल कंडीशन को आप बोल लो टेम्परेचर, प्रेशर, या तो ये सेम रहेंगी आप, या ऐसा भी बोल सकते हैं इनको जब ये कांस्टेंट रहेंगे। तो एवोगैड्रोस लॉ को हम एक चीज और बोल सकते हैं सिंपल तरीके से कि जो वॉल्यूम है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। इससे हम क्या समझते हैं, क्या समझ में आ रहा है? पहले आप समझ लो इस चीज को। मान लो आप देखो कि आपके पास एक बॉल है, इस बॉल में हमने गैस को भरे, एक छोटा स्मॉल साइज का बॉल है, इस गैस को फिल कर रहे हो। जब हम गैस को फिल कर रहे हैं तो जो बॉल का साइज है आप देख रहे हैं कि बॉल का साइज क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जा रहा है। आप और गैस इसमें डाल रहे हो, नो मैटर विच गैस इट इज, कौन सी गैस है अपन को इससे मतलब नहीं है। साइज बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या बताना चाह रहे हो, आपका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। बॉल का वॉल्यूम जो है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता जाएगा तो जो उस बॉल के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि उनको और ज्यादा जगह मिल गई। तो इस स्टेटमेंट से हमको क्या समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा या जैसा वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल होंगे वो वैसे अपने आप को अरेंज कर लेंगे। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये तो आपका जनरल सा एक एक्सप्लेनेशन था। और जब आप ये सारी चीजें समझाओ तो एक चीज हमेशा लिखना है आपको कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है इस समय क्या रहेंगे, सेम रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे। आपको ये भी नहीं याद है तो आप लिख सकते हो और फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम स्मॉल एन से शो करते हैं, या आप अभी मोल कॉन्सेप्ट में और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको जस्ट एक जनरल समझा रहे हैं। तो वॉल्यूम आपको पता है, अब अपन बोल रहे हैं क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब V जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन अपन लिख सकते हैं। अब क्योंकि आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो V/N इज इक्वल्स टू K। सबको पता है सदाबहार कांस्टेंट है K, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाए इक्वल्स टू क्या हो गया, K हो गया। अब V/N इज इक्वल्स टू K है, तो अब जो है आप नंबर ऑफ गैसेस के लिए क्या लिख सकते हैं, V1/N1 इज इक्वल्स टू V2/N2। ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। ये जो फॉर्मूला है V/N इज इक्वल्स टू K, इसको अपन V1/N1 इज इक्वल्स टू V2/N2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एवोगैड्रोस लॉ। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा। वैसे तो इस टर्म्स आ रहे हैं, वो टर्म्स आपको आगे पढ़ना है, पर अभी फिर भी एक जनरल मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो आप क्या करोगे, कैसे इसको अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन है आपका 0.950 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज अ वॉल्यूम ऑफ 20.0 लीटर या 20 लीटर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ 1.350 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको हमेशा एक ही चीज बोला है कि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप क्या करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम लिख रहे हैं कभी भी, तो आप क्या करो, पहले गिवन कंडीशन लिखो। तो गिवन कंडीशन लिखने पर आपको क्या आधी चीज क्लियर हो जाती है। चलिए हम गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन को देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि 0.950 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल मतलब ये 0.950 है, वो क्या दिया है, n की वैल्यू दिया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका N1 दिया है, स्टार्टिंग में दिया है। अब आगे देखो, ऑक्सीजन हैज अ वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर, मतलब V1 कितना दे दिया 20 और N1 कितना दे दिया 0.950। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ 1.350 मोल ऑफ ऑक्सीजन। आप पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा 1.350 मोल का, मतलब कि V2 पूछ रहा है आपसे, N2 भी दे दिया आपको 1.350। जैसा फॉर्मूला है उसमें पुट कर दीजिए। फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। फॉर्मूला हमने पुट किया 20.0 या 20 लीटर, इसको अपन लिख लेते हैं 20 लीटर अपॉन N1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.950 है, इक्वल्स टू V2 अपन को नहीं पता, निकालना है, अपॉन N2 कितना दिया है आपका, N2 की वैल्यू भी गिवन है 1.350। V2 आपको फाइंड आउट करना है। न्यूमरेटर में कुछ मत करो, जैसा है वैसे ही रहने दो। ये जो आपका डिनोमिनेटर वाला है, जो मतलब कि नीचे में दिया है 1.350, इसको क्या कर लीजिए, इक्वल टू के इस तरफ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1.350 अपॉन 0.950 इज इक्वल्स टू
V2 हो जाएगा आपका 1.42 आ गया। अब 1.42 इंटू 20 कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपका 28.4 लीटर आंसर आ गया। मतलब V2 है आपका क्या हो गया 28.4 लीटर हो गया। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल का सोल्यूशन। अगर आप कभी भी एवोगैड्रो लॉ भूल जाते हो ना इतना लंबा स्टेटमेंट, तो आप सिर्फ इतना लिख के आ जाना कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नीचे ब्रैकेट में लिख देना टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। ये हो जाएगा आपका एवोगैड्रोस लॉ। इस स्टेटमेंट पे जो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए जिसमें मोल वगैरह के टर्म आए हैं, ये हम और आगे अच्छे से क्लियरली समझेंगे जब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। थैंक यू। लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, और इस लॉ को दिया है प्राउस्ट ने इन द ईयर 1797। तो ये लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहलाता है, ये क्या कहता है, क्या लॉ था ये लॉ कहता है a given compound always contains exactly the same proportion of elements by mass and it does not depend on the source from which it has been obtained. तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि आपके पास जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट के मासेस हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। उससे फर्क नहीं पड़ता है आपने उस कंपाउंड को कहाँ से ऑब्टेन किया गया है। तो सोर्स मायने नहीं रखता है कभी भी। अगर वो कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के अंदर के जो एलिमेंट हैं उसके मासेस हमेशा सेम रहेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने जब मैटर की स्टार्टिंग की थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि कंपाउंड क्या होता है जिसके रेशियो फिक्स्ड रहते हैं, याद होगा आपको। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी यही है कि व्हाटएवर बी द सोर्स, लेकिन जो कंपाउंड के अंदर के जो एलिमेंट रहेंगे उनके मासेस कभी भी नहीं बदलेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल हमने लिए थे, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। It can be obtained from different source, but the ratio of carbon and oxygen remains same. बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा, जो मास होगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। हमको पता है कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, O2 है तो मास कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसका सिंपल अगर रेशियो देखेंगे हम CO2 का तो कितना हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। ये हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल। अगर मैं और दूसरे एग्जाम्पल की अपन बात करें, वाटर की ही ले लीजिए। वाटर का भी हमने पढ़े थे कंपाउंड के अंडर में। तो वाटर का क्या है रेशियो 1:8 है। चाहे वो वाटर आपका इंडिया से आया हो या चाहे वो वाटर यूएस का हो। तो अगर वो इंडिया का वाटर है तब भी H2O ही रहेगा रेशियो में, और अगर वो यूएस का पानी है तब भी आपका रेशियो H2O ही रहेगा। मतलब कि दो रहेंगे क्या हाइड्रोजन के एटम, एक रहेगा ऑक्सीजन का, और यूएस वाले वाटर में भी वही कंडीशन है। और दोनों ही कंडीशन में H2 जो है उसका रेशियो रहेगा 1 और ऑक्सीजन का रहेगा 8। तो ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इनका रेशियो क्या है फिक्स्ड है, तभी तो ये क्या है कंपाउंड है। ऐसे करके आप याद कर लो। चलिए आप एक और एग्जाम्पल आप देख लो, और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ये तो वही सेम कॉमन रिएक्शंस हो गए, कॉमन एग्जाम्पल हो गए। अब मान लीजिए हमारे पास दूसरा कंपाउंड एग्जाम्पल देखो, द कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड मे बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग वेज बट द रेशियो ऑफ मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज फिक्स्ड। अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लूं, एक और कंपाउंड है अपने पास, मान लीजिए कौन सा कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर हम रेशियो देखें तो वो 3:2 होता ही होता है। अब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप किसी भी तरीके से बनाएं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए अपन मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 को हीट करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है MgO प्लस CO2। हीट करने पे कोई भी चीजें याद रखिएगा ब्रेक हो जाती है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। दूसरा मैं ले लूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इसका भी प्रोडक्ट क्या बन रहा है MgO बन रहा है और वाटर निकल जा रहा है। तीसरा अगर हम ले रहे हैं MgNO3 होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है MgO का फॉर्मेशन हो ही रहा है, प्लस क्या निकल जा रहा है NO2 निकल जा रहा है। तो आप तीनों कंडीशन में देखो, तीनों रिएक्शंस में कि MgO जो है वो तीनों कंडीशन में बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। लेकिन जो MgO का रेशियो है तीनों ही कंडीशन में वो 3:2 ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जो उसका मास है वो क्या रहेगा
फिक्स रहेगा, चाहे आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू अपन ऑब्टेन करें। तो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है कि मास विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन फिक्स्ड वॉट एवर बी द सोर्स। तो चलिए आइए अब न्यूमेरिकल की तरफ, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इस पे बेस हमको सब क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है आपका 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड on reduction with hydrogen yield 1.68 gram of iron। ध्यान से सुनिए। In another experiment 2.9 gram of iron oxide give 2.03 gram of iron on reduction with hydrogen। Show the above data, illustrate the लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपके पास दो कंडीशन दी गई है, या आप ही कह लो दो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं आपको। पहले एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड का अगर रिडक्शन करवाया जाए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो कितना आयरन मिलेगा, 1.68 ग्राम आयरन मिलेगा। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में बोल रहे हैं कि 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड कितना देगा रिडक्शन के बाद, 2.03 ग्राम आयरन देगा। तो बताइए ये जो डाटा दिया गया है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि नहीं। तो क्वेश्चन तो ये हमारा क्लियर है। अब चलिए हम इसको देख लेते हैं फॉलो करके कि वाकई में ये फॉलो करता है या नहीं करता है। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमको कैसे करना है। आपको मैंने एक चीज बताई हूँ कि सबसे पहले आप गिवन कंडीशन अगर लिख लो तो ज्यादा कंफर्टेबल होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और अगर आप बिना गिवन कंडीशन के करते हैं तो इट्स ओके, बट स्टिल यू शुड राइट गिवन कंडीशन ऑलवेज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2। आप एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 करके समझ लो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट 1 में हम ये देख रहे हैं कि मास जो है किसका, आयरन ऑक्साइड का, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeO का कितना मास दिया है, 2.4 ग्राम दिया है। हम पहले एक्सपेरिमेंट बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें मास जो है आयरन का, मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू कितना दिया है, 1.68 ग्राम दिया है। आयरन ऑक्साइड का मास दे दिया 2.4। अब आयरन ऑक्साइड में सिर्फ आयरन का मास कितना है, 1.68 ग्राम है। तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा ये नहीं दिया है, ये आपको निकालना। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जो आपका आयरन ऑक्साइड 8.4, इससे किसके मास को माइनस कर दो आप, आयरन के मास को माइनस कर दो, मतलब 1.68। ये दोनों गिवन कंडीशन है। जब 2.4 में से 1.68 को अपन ने माइनस किए तो आपका आंसर आ गया 0.72 ग्राम हो गया। अब अपन को लिखना है किसका रेशियो, Fe रेशियो O, मतलब कि आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो लिखना है बाय मास। अब हम देखते हैं कैसे लिखे हम, कैसे आएगा ये। हमको पता है कि जो आयरन है उसका मास ऑलरेडी गिवन है 1.68। अब देखिए ऑक्सीजन का मास आपने निकाल लिए हैं तो वो 0.72 ग्राम्स। तो ये हमारा किसका मास निकल गया, Fe/O का मास निकल गया 1.68 अपॉन 0.72। देखिए अब इसको हमको क्या करना है, वैसे में भी हमको एक बात पता है कि अपना किसी भी आंसर को हमको सिंप्लीफाइड मैनर में देना है, सिंपल टर्म में देना है, सिंपल रेशियो में देना है। तो 1.68 अपॉन 0.72 इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे। आप इसको सिंपल डिवाइड कर दो, जो डिविजन आप करते हो। तो जब आप इसका डिवीजन करोगे तो आप देखोगे आपका आंसर आएगा 2.3333, ऐसे करके आंसर आएगा। अब ये जो 2.333 आया है ये भी अभी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं और सिंपल, हमको आंसर अपना किस में चाहिए, रेशियो में, सिंपल रेशियो में। तो जब आप 2.33 लिखे हैं तो आप इसको इस 2.33 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 7/3, या आप बोल लो 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका रेशियो, आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो पहले। अब आप देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी कंपाउंड है वो सब फिक्स्ड हैं, बस इनका क्या है, मास बदला है। दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए फॉर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट मास ऑफ आयरन ऑक्साइड जो दिया है कितना दे दिया है, देखिए 2.9 ग्राम दे दिया है, बढ़िया। अब देखो मास जो है किसका, आयरन का, वो कितना दिया है इस कंडीशन में, ये भी गिवन कंडीशन है 2.03 ग्राम। यूनिट लिखते चलिए। देखिए अब आयरन ऑक्साइड का मास दे दिया, आयरन का मास दे दिया। अब आप आराम से किसका मास निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, जो फैमिली वाला है मेन कौन है, FeO जो है, FeO के मास से 2.9 में से आप किसको माइनस कर दो, 2.03 को आप माइनस कर दो। आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0
0.87 आ गया। ये हो गया हमारा किसका मास, ऑक्सीजन का मास। हम ढूंढ रहे हैं आयरन H2O, ऑक्सीजन के मास। तो इसके मास को जब हम ढूंढ रहे हैं तो अब हम कैसे लिख देंगे, Fe का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 2.03 दिया है, और ऑक्सीजन का मास अभी अभी आपने निकाल लिए, कितना निकाल लिए, 0.87 निकाल लिए। तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 2.03 अपॉन 0.87 बाय मास। ये जो भी रेशियो लिख रहे हैं किस बेसिस पे लिख रहे हैं, मास के बेसिस पे। तो जब हम इन दोनों का डिवीजन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ रहा है 2.33। तो या तो 2.33 लिखे रहने दें, या तो हम इसको कैसे कर दे, फ्रैक्शन फॉर्म में कर दे सिंपल। अगर 2.33 का अगर हम फ्रैक्शन देखते हैं सिंपल रेशियो में, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 7:3 या 7:3। ये क्या हो जाएगा, 2.33 का फ्रैक्शन। ये हो गया आपका आंसर। अब आप दोनों को कंपेयर करो, एक्सपेरिमेंट 1 को कंपेयर करो, एक्सपेरिमेंट 2 को कंपेयर करो। अगर आप अगर अपना आंसर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2.33 लिखकर भी छोड़ देते हैं दोनों ही एक्सपेरिमेंट में, तो वो गलत नहीं है, इट इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो आप अगर ये देखेंगे और अगर उसको ये बोला कि आपको रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2.33 रेशियो 1। यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट 2 में भी आपका आंसर 2.33 आया, तो 2.33 रेशियो 1, यहाँ तक करके भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं अगर आप फ्रैक्शन में आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो अब दोनों ही फ्रैक्शन को देख के हम ये समझ रहे हैं कि इसका मास जो है आयरन ऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट 1 में 7:3 है, और एक्सपेरिमेंट 2 में भी क्या है, 7:3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डाटा दिया है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। बिकॉज द मास इज सेम फॉर बोथ द एक्सपेरिमेंट्स। ओके, लिमिटेशंस डेफिनेट प्रोपोर्शन के, ये जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है, एक एग्जाम्पल देखिए। हम जब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे तो हम एक एग्जाम्पल देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें हमने कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखे थे, जिसमें हम ये बोल रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 12:32 आता है। चलिए ठीक बात, लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर कार्बन 14 आइसोटोप इन्वॉल्व होता है, तब कंडीशन क्या हो जाएगी, तब कार्बन और ऑक्सीजन का आइसोटोप क्या हो जाएगा, 14:32 हो जाएगा। इसीलिए इस लॉ का लिमिटेशन है कि आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। एग्जाम, कार्बन 12, अगर ये कार्बन 12 आइसोटोप्स जो हैं, व्हेन इट कंबाइंस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, द रेशियो इज C:O, that is 12:32, but carbon 14 isotopes combines, the ratio of C and O is going to be 14:32. That's why we say this law is not applicable for isotopes or for isotopic compound. ये इस लॉ के लिए बात हो रही है। सारा आप दुनिया के लॉ को कंसिडर करके इसका आंसर मत सोचिएगा। ये सिर्फ किसका एक ड्रॉबैक है, अपन बोल सकते हैं ये डेफिनेट प्रोपोर्शन का एक लिमिटेशन। एक न्यूमेरिकल तो आपने सॉल्व कर लिया, अब आपके लिए एक और न्यूमेरिकल है। ये एक आपका टास्क है, अब आप इसको ट्राई करो कि आपको सॉल्व करते बन रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन है आपके लिए, 1.375 ग्राम कॉपर ऑक्साइड CuO was reduced by hydrogen and 1.098 gram copper Cu was obtained. In other experiment, 1.178 of copper was dissolved in nitric acid and the resulting copper nitrate was converted into CuO by ignition. The weight of CuO formed was 1.476 gram. Show that the data illustrate the law of definite proportion. ये क्वेश्चन आपके लिए, ये एक टास्क है आपके लिए। आप हर एक डेसिमल के बाद हर एक स्टेटमेंट को, हर एक सेंटेंस को आप समझते जाओ और गिवन कंडीशन लिखते जाओ, क्योंकि इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं इन लोग, रिएक्शन बोल रहे हैं, तो आपको क्या लिख लेना है, रिएक्शन लिख लेना है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से समझिए। ये जो है वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि नहीं। तो अब आप इसको ट्राई करो, आपको बनता है कि नहीं बनता है। आप सब अपना आंसर फाइंड आउट करिए, जो भी आंसर आप निकाल पा रहे हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर को बताओ। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद एंड में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक साथ दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
Gay-Lussac's law of combining volume. Scientist Gay-Lussac, year 1808. अब ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ का स्टेटमेंट पहले जान लेते हैं। देखिए, when gases combine to form gaseous chemical compound, the volume of the reacting gases and those of the product are in the ratio of small whole numbers measured under the same condition of temperature and pressure. जय हो। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या कह रहा है आपको कि देखिए, आखिरी में रिजल्ट क्या लाना है आपको, सिंपल रेशियो में लाना है। बस इसमें क्या अंतर है कि ये सारी कंडीशन में क्या है, स्पेसिफाइड कर दी है। क्या स्पेसिफाइड कर दी है, कंडीशन स्पेसिफाइड कर दी है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो वॉल्यूम होंगे गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, इट विल बियर अ सिंपल रेशियो। जब आप देखोगे, जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा आखिरी में, अंत में, कि इनका रेशियो जो है वो क्या है, सिंपल रेशियो ऑटोमेटिकली आ रहा है। लेकिन आपको किस टर्म में लेना है, अभी तक हमने जो भी जितना भी सॉल्व किए वहां पे हमने स्पेसिफाई नहीं किए कि ग्राम में है, लीटर में है, किलोमीटर, मीटर, जो भी वट एवर बी द यूनिट। लेकिन जब आप Gay-Lussac's कंबाइनिंग लॉ में देखेंगे आप, तो उसमें वॉल्यूम को स्पेसिफाई कर रहा है ना। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम होंगे गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो क्या करेंगे, सिंपल रेशियो बेयर करेंगे। अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या है, एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, क्योंकि सब स्टेटमेंट में आखिरी में इन लोग एक ही चीज बोलते रहे, बेयर अ सिंपल रेशियो। देन व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। आप एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एग्जाम्पल है N2 प्लस H2। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, NH3 बनाता है, NH3 बन गया। चलिए इसको बैलेंस कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बैलेंस हो गया रिएक्शन। सो N2 विल रिएक्ट विद 3 ऑफ योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू गिव 2 ऑफ NH3। अब हमको किस टर्म में कैसे सॉल्व करना है, आप देखो, आपको कैसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप N2 देख पा रहे हो, N2 के आपको आगे कुछ भी दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा, अकेला सिर्फ N2 दिख रहा है, मतलब कि N2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट 1 2 3 कितने हैं नहीं लगे हैं, ये अकेला है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो दूसरे वाले में हाइड्रोजन में कितना दिख रहे हैं, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो कितना वॉल्यूम लिख दोगे, 3 वॉल्यूम ऑफ H2 लिख दो। अभी स्टार्टिंग में आप ऐसे ही लिखते जाओ। अब NH3 कितने हैं, 2 हैं, तो कितना लिख दिया आपने, 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 और 2 वॉल्यूम। अब से कुछ नहीं करो यार, इसका नेक्स्ट टाइम में लिख दो, रेशियो है सबका 1:3:2। आंसर हो गया आपका। यही Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस भी कहा जाता है। दूसरा देखिए, एक और एग्जांपल ले लो। H2 रिएक्ट करेगा Cl2 से, बना लिया भैया हाइड्रोजन क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बन गया। ओके, अब देखो H2, कितने H2 है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इसके आगे कुछ देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हैं, तो कितना हो गया, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 तो सदा बाहर है, कुछ रहे ना रहे 1 को लिखना ही है, तो कितना हो गया, 1 वॉल्यूम हो गया। Cl2 को देखिए, यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हो, नो, नथिंग। देन व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर, इट विल बी 1 वॉल्यूम। सी द HCl, कितने HCl है भाई, 2 HCl है, लिख दो 2 वॉल्यूम। कुछ नहीं करो भाई, रेशियो का डॉट लगाते जाओगे, आंसर बन गया आपका। आंसर क्या बन गया, 1:2 बिल्कुल सही है, सही जवाब, गुड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन। आई हैव अनदर रिएक्शन वेयर H2 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। H2O बन गया, बैलेंस कर दी मैंने, 2 H2 है, और आपका प्रोडक्ट में भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब आगे देखिए, कितने हाइड्रोजन है आप मुझे बताइए, 2 हाइड्रोजन, मैंने लिख दिया 2 वॉल्यूम। अब कितने ऑक्सीजन है, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 है। आगे देखते जाओ, उसके आगे क्या लगा हुआ, 2 लगा हुआ है। रेशियो बन गया हमारा 2:1:2। बढ़िया है, सबसे सिंपल आसान लॉ है Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये हमारा Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम था। जब आप कभी भी स्टेटमेंट लिखें, वैसे तो स्टेटमेंट नहीं पूछते, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया धोखे धड़ाके से स्टेटमेंट Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, या इसका दूसरा नाम हो सकता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो आपको हमेशा अपने आंसर में क्या लिखना है, टेम्परेचर प्रेशर तो होना ही होना है। तो स्पेसिफिक या सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम होगा रिएक्टिंग गैसेस का और प्रोडक्ट का, वो क्या होगा, सिंपल रेशियो में आंसर देगा। यही आपका कंबाइनिंग
वॉल्यूम है। तो आपने गैलियोसॉक्स के एग्जाम्पल देख लिए, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 when 100 ml of N2 combines with 400 ml of H2 at NTP, find the volume of resultant mixture। क्वेश्चन को पढ़ के हमको ये समझ में आ रहा है कि जो ये क्वेश्चन है वो क्या दिया है, अमोनिया के फॉर्मेशन का दिया है। चलिए सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लें, उसके बाद कुछ और लिखेंगे। ओके, तो आपका रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, N2 plus H2 gives NH3। इसको बैलेंस कर देते हैं, ये हो जाएगा 3H2 और ये हो जाएगा 2NH। अब इसको अपन क्या करते, सबका स्टेट है, गैसियस स्टेट में लिख लो, सबके सामने जी लिख लिया। अब इसको अपन लिख लेते हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। आप N2 देख पा रहे हैं, N2 के पहले क्या दिया है, कोई नंबर दिख रहा है आपको, क्या कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 वॉल्यूम ऑफ N। अब H2 को देखिए, H2 के पहले आप कुछ देख पा रहे हैं, H2 के पहले क्या दिया है, 3 दिया है, तो ये कितने H2 हो जाएंगे, 3 वॉल्यूम ऑफ H2। अब प्रोडक्ट में देखिए कितने NH3 दिए हुए हैं, 2 दिए हैं, 2 लगा हुआ है सामने, तो आप लिखोगे 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। ये वॉल्यूम पे आपको जोर देना है। ओके, अब आप देखिए इसका सिंपल से रेशियो लिख लो। तो अगर रेशियो जनरल अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, 1:3:2 सब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया है कि 100 ml ऑफ N2 कंबाइंस। अब आप देखो, जब यहाँ पर आप देख रहे हो N2 जो है वो कितने वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है। 1 वॉल्यूम N2 जो है वो आपका किसके इक्वल है, 100 ml के इक्वल है। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 H2O है, तो 3 वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, 300 ml के, 3 into 100। उसी तरह से आप प्रोडक्ट में देखो कितने वॉल्यूम NH3 के, 2 वॉल्यूम है, तो NH3 कितना हो जाएगा, 2 into 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 ml। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट मिक्सचर। रिजल्टेंट मतलब कि आपको प्रोडक्ट का फाइंड आउट करना है कितना वॉल्यूम आया है। तो प्रोडक्ट का कितना आ गया, अपना 200 ml आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर क्या हो गया, 200 ml। अभी देखिए खत्म नहीं हुआ है, एक चीज और है क्वेश्चन में आगे लिखा है कि 100 ml of N2 combines with 400 ml of H2, कि N2 जो 100 ml था वो अपना पूरा यूज हो गया, आपको नहीं लेना है। लेकिन अपने H2 को देख, H2 में क्या था, 400 दिया हुआ था और रिएक्शन कितना यूज हो रहा है, सिर्फ 300 यूज हो रहा है। तो आप जब इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 ml आपका बच जाएगा, जो कि अनरिएक्टेड हाइड्रोजन है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन से भी रिलेटेड, आप कभी भी अपना क्वेश्चन जो है विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ लीजिए। मैं पूरे टाइम अवेलेबल हूँ, कभी भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। मैं रोज चेक करती हूँ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी जल्दी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को आप इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं लॉ को समझने से पहले। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, when two different elements combine separately with a fixed mass of third element, the ratio of the masses in which they do so are either the same as or a simple multiple of the ratio of the masses in which they themselves combine। ठीक है, जब आप लॉ को पढ़ें, जब आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो आप ध्यान से फोकस करके पढ़ो कि कौन से वर्ड इसमें, कौन सा पार्ट इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप एक एक करके समझते जाओ कि लॉ क्या कहना चाह रहा है, एक्चुअली में क्या है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आप फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, when two different elements combine separately with a fixed mass of third। अब बोल दिया है थर्ड, इसका मतलब एक चीज तो मुझे समझ में आ गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से कि इसमें कितने एलिमेंट कंबाइन होते हैं, 3 एलिमेंट कंबाइन होते हैं। तो जब 3 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे होंगे कहीं पर भी, तो वो कौन सा प्रोपोर्शन होगा, वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा। तो अब देखिए वो 3 एलिमेंट कैसे कंबाइन होते हैं। पहले अपन इस सेंटेंस पे बेस्ड एग्जाम्पल को लिखते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है, कार्बन हो गया एक एलिमेंट, सल्फर हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। अब कार्बन जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से, और सल्फर भी किससे करेगा, ऑक्सीजन से। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्ट किए तो ये कंपाउंड बना लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट किए तो ये बना लिए SO2। अब आप एक चीज ध्यान देखो, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो दोनों एलिमेंट है अलग अलग कंबाइन होंगे। किससे कंबाइन होंगे, तीसरे एलिमेंट से जिसका मास फिक्स होगा। तो यहाँ पे जो तीसरा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, वो कौन सा है, थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन जो है मेरा थर्ड एलिमेंट, ये मैंने लिख दिया थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन। अब दोनों का लिखते हैं कि दोनों क्या क्या कंपाउंड बनाएंगे। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो इसने बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो लिख लेते हैं।
कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो आपका हो जाएगा 12:32 क्योंकि कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन यहाँ पे क्या है O2 है तो मास क्या हो जाएगा 32, तो 12:32 लिख लिया मैंने। अब दूसरी साइड आ जाइए, यहाँ पे देखो सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें सल्फर का जो मास है वो कितना है 32, पता है आपको। ऑक्सीजन का यहाँ पे भी O2 है, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो आप दोनों का रेशियो में एक चीज देखिए, ये जो 32 है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले में भी ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड है और SO2 वाले में भी ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड है। और यही स्टेटमेंट कह रहा है कि फिक्स्ड मास वाले से कंबाइन करेगा, क्या वो भी कैसे कंबाइन करेगा, सेपरेटली कंबाइन करेगा। सेपरेटली कंबाइन करने के बावजूद हम एक चीज ये देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसका मास क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि अभी स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ, अब इसके आगे बढ़िए। तो ये तो हो गई हमारे पहले 2 लाइन की बात, जब हम ये कह रहे हैं कि व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, ये देख लिया हमने कैसे कंबाइन हुए सेपरेटली, ये भी देख लिए विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट को भी देख लिए, इसमें से किसका मास फिक्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास फिक्स किया हमने। आगे वाली लाइन में आइए, द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो। अब रेशियो ऑफ द मासेस देखना है हमको। अब ये जो आपने ये 2 कंपाउंड बनाए कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, अब इसमें अपन को कार्बन और सल्फर का रेशियो देखना है जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है। कार्बन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली with a fixed mass of oxygen in the ratio of the masses। निकालते हैं। देखो ऑक्सीजन का मास तो फिक्स है तो ऑक्सीजन के मास को आप मत छूइए। अपन को किसका रेशियो निकालना है, C:S, मतलब कार्बन और सल्फर का आपको रेशियो निकालना है। तो कार्बन का कितना मास दिया था 12, सल्फर का कितना है 32, तो 12:32 हो गया। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो कितना आ जाएगा 3:8। ये तो आ गया आपका इन दोनों का। आगे आइए, अब आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मासेस इन विच दे themselves combine। अब लास्ट लाइन में आपको जोर देना है कि क्या अब एक और कौन सा कंडीशन बच गया, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कौन दोनों, कार्बन और सल्फर। अब ये कार्बन और सल्फर जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, पहला बना था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बना था सल्फर डाइऑक्साइड, अब बन रहा है तीसरा कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 बन रहा है। तो अब आप ये देखिए CH2 में दोनों का कार्बन और सल्फर जो है उसका रेशियो क्या आता है, कार्बन का मास ले लो 12, सल्फर का मास कितना हो जाएगा, सल्फर का मास S का मास होता है 32, कितने हैं 2 सल्फर है तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसको अपन सिंप्लीफाइड कर दें, ये आ जाएगा 3:16। चलिए अब ये जो आपका आया है जो देमसेल्व्स कंबाइन हुए हैं ये वाला, और जो पहला वाला आपने रेशियो निकाले थे कार्बन और सल्फर का जिसका रेशियो आया था 3:8, इन दोनों का अपन को कंपेयर करके सिंपल रेशियो बनाना है, यही रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो ये हो जाएगा 3/8, 3/16, 3 कैंसिल हो गया, ये जो है 2 और 16 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया कितना आ जाएगा आखिरी में 2/1। तो आपका जो रेशियो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आप और देख लो। अब मेरे पास एक और एलिमेंट है, ठीक है। अब अपन ने ले लिए 3 एलिमेंट, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अपना फिर से अगर मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाऊँ तो जो थर्ड एलिमेंट है मेरा वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो एक बार सल्फर हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा और एक बार ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा सेपरेटली। जब सल्फर हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन अपना थर्ड एलिमेंट है, जब सल्फर हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलते हैं, और दूसरा वाला जो है वो क्या बनाएगा H2O, वाटर बनाएगा। तो जब H2S है, अब इसका रेशियो देख लेते हैं क्या होगा। H2S में हाइड्रोजन का मास हो गया 2, सल्फर का मास हो गया 32। अब इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑलरेडी ज्यादा सिंपल करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसी में अभी अपन कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, बाद में सिंपल निकालते हैं। अब H2O में हाइड्रोजन का हो गया 2, ऑक्सीजन का हो गया 16। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, दोनों ही रेशियो में, चाहे वो H2S का लो चाहे H2O का लो, जो हाइड्रोजन है आपका उसका मास दोनों ही कंडीशन में फिक्स है। इसका मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है कि फिक्स मास वाले से कंबाइन करेगा। ये बात क्लियर हो गई मेरी। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। किन दोनों का रेशियो निकालना है आपको जो है रेशियो निकालना है सल्फर और ऑक्सीजन का। तो ये क्या हो जाएगा आपका सल्फर और ऑक्सीजन, क्योंकि जो कंडीशन है वो क्या बोल रही है। अब आप लिखोगे कि ये आपका सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ मासेस। अब देखो मासेस क्या है, सल्फर का दिया है 32, ऑक्सीजन का दिया है 16, तो 32/16 कितना आ गया आपका 2/1 आ गया। अब देखिए आगे,
अब इस कंडीशन में अब ये जो आपका अपन ने आखिरी में क्या बोले हैं, दे कंबाइन सेपरेटली, जो जब सेपरेटली कंबाइन करेगा तो SO2 बनाएगा। SO2 में सल्फर का मास हो गया 32, ऑक्सीजन का भी मास हो गया 32, कितना आ गया 1:1 आ गया। अब अपन देखो, अब अपन को इन दोनों को कंपेयर करना है, ये SO ये वाले मास को जो सेपरेटली कंबाइन हुए थे और जो देमसेल्व्स कंबाइन हो रहे हैं, तो इनका जब मास आप कंपेयर करोगे तो 2/1 1/1 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/1 आंसर आ जाएगा 2। तो ये हो गया आपका सिंपल रेशियो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।